हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैगजोन पर। और आज हम लोग अपना आरआरबी जेईई 2019 के लिए पहला लेक्चर अपलोड करेंगे और ये लेक्चर हमारा होने वाला है फिजिक्स का। और फिजिक्स में फर्स्ट लेसन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और फर्स्ट जो हमारा लेसन है वहां पर हम लोग को कवर करना है मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और ऑलमोस्ट ये चीज हम लोग कवर करेंगे 1.5 आवर्स में। और थ्योरी के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो आरआरबी जेईई में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं एएलपी में, वो भी हम लोग यहाँ पर यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से वहां पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग साइमल्टेनियसली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कोर्स शुरू किया है जो कि आपके एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। तो साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर ये भी पढ़िए और वहां पर टेक्निकल भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोग अपने चैनल पे यहाँ पर भी टेक्निकल जब शुरू करेंगे तो आप लोग फिर यहाँ भी हम लोग को फॉलो कर लीजिएगा। तो आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा मेजरमेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है मेजरमेंट की। तो अगर आप कहते हैं कि मेजरमेंट, तो मेजरमेंट एक्चुअली होता है किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, इट इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अननोन एंड नोन क्वांटिटी। और यहां से इन दोनों के कंपैरिजन से हम लोग जो है अननोन क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोले तो ये एक तरीके का कंपैरिजन है बिटवीन द टू क्वांटिटीज। तो जब दो क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट डेफिनेटली मींस कि एक तरीके का रिलेटिव होगा पैरामीटर। ये एक रिलेटिव पैरामीटर है। रिलेटिव का मतलब है कि मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बहुत खुश हूं, तो हो सकता है कि मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति उतना खुश ना हो, या हो सकता है मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति बहुत दुखी हो। तो मैं उसको और अपने आप को रिलेट करा रहा हूं, तो ये रिलेटिव होता है। लाइक मैं कहूं मैं बहुत अमीर हूं, तो हो सकता है मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति बहुत गरीब हो, तो उसके रिलेशन में मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं, उसके रिलेशन में मैं अपने आप को मेजर कर रहा हूं। तो जब भी मेजरमेंट की बात होती है हमेशा यहां हम लोग कंपैरिजन से मतलब होगा। और कंपैरिजन किसके किसके बीच में होना है, अननोन के बीच में और नोन के बीच में। तो हम लोग यहां से क्या डिटरमाइन कर लेंगे, अननोन को डिटरमाइन कर लेंगे नोन की मदद से। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, लाइक आपकी मम्मी ने कहा आप 1 किलो प्याज खरीद के लाओ, तो आप जाते हो और आप सब्जी वाले से बोलते हो कि भैया 1 किलो प्याज तौल दो। तो वो क्या करता है, तराजू पे एक तरफ 1 किलो का बाट रखता है, दूसरी तरफ धीरे धीरे प्याज रखने लगता है। तो अगर यहाँ पर अननोन की बात करें तो यहाँ पर आपको अननोन क्या है, आपको कितना प्याज चाहिए वो यहाँ पर अननोन हो जाएगा। और नोन की बात करें तो 1 किलो का जो बाट है, उसका जो मास है वो आपको नोन है। तो जैसे ही दोनों तराजू आपके बराबर हो जाते हैं, वो कहता है ठीक है 1 किलो प्याज हो गया, अब आप ले लीजिए। तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है बिटवीन अननोन एंड नोन के बीच में। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, रिलेटिव इन नेचर होगा, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। रिलेटिव का मतलब है हमेशा हम लोग को दूसरे एक दो चीजों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा मेजरमेंट के बारे में। अब आते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज जो आप मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सब की सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो हम लोग मेजर कर पाएंगे। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन किया गया। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं की जा सकती, इनसे बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने
फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही सारी चीजों का मतलब क्रिएशन किया है, तो वो कह सकते हैं वहां पर वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल गॉड्स हैं। उसी तरीके से कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो बाकी क्वांटिटीज को क्या करेंगी, डिराइव करेंगी, या बाकी क्वांटिटीज इनकी मदद से डिराइव की जाती है। तो देखते हैं, वैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, आप याद रखिएगा, 7 जो नंबर है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। हमारी होती है लेंथ, हमारी होती है मास, फिर होता है हमारा टाइम, फिर होता है हमारा टेम्परेचर, फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश की तीव्रता नापने वाला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमारा एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है। एक होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। ठीक है, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव किया जाएगा या ऑब्टेन किया जाएगा। इनको किसी भी दूसरी क्वांटिटी से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इनको हमने बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव की जाएंगी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज हो जाएंगी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हम लोग डिराइव करेंगे या फिर ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर स्पीड को देखें तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या फिर लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हमने किससे डिराइव किया है, dv अपॉन dt या v2 माइनस v1 अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो ये भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज की मदद से या फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव कर रहे हैं, ऐसी क्वांटिटीज हमारी कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, यहां पर ये हो गया हमारी डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक बेसिक ओवरव्यू। अब आते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का जो हमारा तरीका है वो होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय उसकी यूनिट होगी। तो ये एक नॉर्मल तरीका है अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। एक नंबर होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके साथ आपकी एक यूनिट जुड़ी होगी। अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट क्या है, यूनिट एक क्वांटिटी है एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, जो कि यूज मेजर करेगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। तो इसको इंग्लिश में बोले तो अ क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर वाली क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज की जाएगी उसे कहते हैं हम लोग यूनिट। अब यूनिट कह सकते हैं इन द शॉर्ट माई बाप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आपका वजन कितना है, आप बोलोगे 20 या बोलोगे 50, तो मैं कहूंगा क्या 50 सेकंड, 50 नैनोमीटर। तो यहां पर जब तक यूनिट नहीं बताया जाएगा आपको फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में नहीं पता चलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो यूनिट है आपकी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को भी डिफाइन करती है, इसके नेचर के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन देती है। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर जो होगा आपके यूनिट से डिसाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 केजी, तो सीधा सा मतलब है मास की बात कर रहा हूं। मैंने लिख दिया 20 सेकंड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ मास की बात हो रही है, यहाँ टाइम की बात हो रही है, और वो हमें कैसे पता चला, जब तक हम ये चीज नहीं देखेंगे हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जो यूनिट्स भी है उनको भी 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट। तो जो यूनिट्स है उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स वो होंगी जो कि दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं हो सकती। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स 7 हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 यूनिट्स हो गई हमारी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की होती है केजी, टाइम की होती है सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला,
अमाउंट ऑफ करंट की होती है एम्पियर। तो 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा रह गया हमारा, एक यहां पर रह गया हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो ये सारी जितनी भी यूनिट्स हो गई, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी, क्योंकि ये किसी भी यूनिट से बाकी डिराइव नहीं कर सकते। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज दी फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स हमारी क्या क्या हो गई, फॉर एग्जांपल हमारी हो गई मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हमारी हो गई न्यूटन। ये जितनी भी यूनिट्स हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज दी डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि ये जो है ये हमारी फंडामेंटल की मदद से डिराइव कर ली जाएंगी। ठीक है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है, तो उसका कैपिटल लेटर, मतलब उसका जो पहला वर्ड है या उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें न्यूटन, तो न्यूटन आपकी फोर्स की एसआई यूनिट है, वेट की यूनिट है। तो यहां पर जो न्यूटन का पहला लेटर हो जाएगा वो कैपिटल एन होगा। जूल की बात करें तो जूल हमारा आपका एक डिराइव्ड यूनिट है डेफिनेटली, लेकिन ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसीलिए इसका कैपिटल मतलब पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। और देखें वॉट, वॉट आपका जो रखा गया है नाम, ये सर जेम्स वॉट के ऊपर रखा गया है। और सर जेम्स वॉट ने आपका सबसे पहला स्टीम इंजन डिराइव किया था, बनाया था उन्होंने। उसके साथ इन्होंने एक वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी बनाया था। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। और वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म आपका अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है, और ये वॉट मैकेनिज्म आपका यूज हुआ था स्टीम का प्रेशर नापने के लिए, जो कि आपके इंजन में होगा। इसके साथ साथ सर जेम्स वॉट एक बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी काम किया। तो ये जो पावर की यूनिट है दैट इज वॉट, उसका भी सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी साइंटिस्ट के नाम, या मान लीजिए पास्कल हुए, तो पास्कल का भी सिंबल क्या हो जाता है, कैपिटल पीए, क्योंकि इन्होंने प्रेशर की जो यूनिट है ये पास्कल किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा कैपिटल। ऑलराइट, तो ये था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट कि हो सकता है आपको ऑड वन आउट पूछ लिया जाए कि 4, मान लीजिए न्यूटन का एन छोटा दे दिया। वैसे तो ऐसा सवाल नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते इतने बड़े लेवल पर, बट स्टिल क्योंकि आरआरबी जेईई का इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेनली हम लोगों को 3 सिस्टम यहां पर देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एसआई सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, तीसरा है सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब है हमने थ्रू आउट द ग्लोब जो है उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड मान लिया कि मतलब मीटर जो लेंथ की होगी यूनिट वो हमारी मीटर हो जाएगी, मास की केजी हो जाएगी, और ये भी डिफाइंड हो गया कि 1 मीटर कितना होने वाला है, 1 केजी कितना होगा। तो स्टैंडर्ड मतलब एक आपने स्टैंडर्ड मान लिया, और इंटरनेशनल मतलब थ्रू आउट द ग्लोब हम वही चीज एक्सेप्ट करेंगे। एमके सिस्टम एक्चुअली आपका होता है, एम इज फॉर मास के लिए मीटर ले लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर ले लेते हैं, मास के लिए केजी ले लेंगे, टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड्स ले लेंगे। और सीजीएस होता है आपका लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम्स, और टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब आता है कि बात बेसिक डिफरेंस क्या है एमकेएस। वैसे देखिए तो एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट आपकी अगर देखें, लेंथ आपकी मीटर में होगी, टाइम आपका सेकंड में होगा, और मास आपका केजी में होगा। सेम चीजें यहां पर भी होती हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस है एसआई इसमें, तो यहां पर बेसिक डिफरेंस ये है कि आपका जो सीजीएस सिस्टम है ये फिनोमेनास को स्टडी करने, फिजिक्स में जितने नेचुरल फिनोमेनास होते हैं ये उसके लिए यूज होता है, लेकिन आपका एमकेएस सिस्टम जो है वो हमारी इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो एमकेएस जो सिस्टम है हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स में यूज होगा, लेकिन सीजीएस सिस्टम जो है जो हमारा ये हमारे नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए यूज होता है। वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो एसआई है ये थ्रू आउट द ग्लोब पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और एमके सिस्टम में मास आपका केजी में हो जाएगा, लेंथ मीटर में हो जाएगा, टाइम सेकेंड में हो जाएगा, और यहां पर आपका जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मास ग्राम में हो जाएगा, और टाइम किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और टाइप की क्वांटिटीज होती हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो होती है स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज में आप सिर्फ और सिर्फ देखोगे
कि मैग्नीट्यूड का सेंस बताया जाता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे डायरेक्शनल सेंस या डायरेक्शन की कोई भी हम लोगों को नॉलेज नहीं होती या जरूरत नहीं पड़ती हमारी स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। लाइक हम मान लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया हमारा, मास हो गया, टाइम हो गया। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अपनी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज में हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही जरूरी है, तभी हमारी क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो पाएगी। सो फॉर द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर वी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयरएज फॉर द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्केलर वी रिक्वायर ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहां पर जैसे हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, अगर डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है, इसीलिए ये हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हमारी डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और होता है वेट, हो गया हमारी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये सब चीजें हो गई। और वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा एरो लगा देते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं, एक बार लगा देते हैं, एरो लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, तो ये होता है सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपका। यहां पर एक और है, स्पीड जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी में आप लोगों को डायरेक्शन सेंस बताना जरूरी पड़ जाता है। नेक्स्ट एक यहाँ पर नोट है, जो हमारा एरिया है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर। कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वेक्टर्स चैप्टर जब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, वहां पर जो वेक्टर ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एरिया है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब वेक्टर्स की बात आई है तो यहां पर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली दो ऑपरेशंस हैं जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में बहुत वाइडली यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये लिख दिया ऐसे, तो मैं इसको पढ़ूंगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां हो जाएगा मॉड ऑफ ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, बी मॉड इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन और कॉस थीटा बिटवीन ए एंड बी, और वेयर थीटा जो है आपका ए और बी के बीच का एंगल है। तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ये हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ये चीज नोट करने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम वर्क डन, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर। ठीक है, फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा स्केलर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखिए यहां पर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। ये एन कैप जो है हमारा ये यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर ए और बी के प्लेन के, या हम कहें ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड का, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेक्टर बी है, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, तो हमें निकालना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर वेक्टर बी के ऊपर निकालना है तो हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ए बी दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी डॉट बी होल मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर बी। यहां पर ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखिए, हो सकता है आप लोगों से कहीं जरूरत पड़ भी सकती है हम लोगों को। तो वेक्टर में यहां पर क्या है कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर दूसरे वेक्टर पे निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए जो स्केलर प्रोडक्ट है
ये हमेशा जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमेशा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ये हमेशा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेयर जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आपकी एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। तो प्रोजेक्शन के ऊपर एक सवाल यहां पर हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, तो क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। अब जैसे मान लीजिए वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j, फिर आई और जे कैप क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप आपके यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 3i प्लस 4j। तो यहां पर हम लोगों को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय b डॉट बी होल मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर b। तो यहां से हो जाएगा, तो जब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, b डॉट b का क्या हो जाएगा 3.3 प्लस 4.4, डॉट कर देंगे यहाँ पे वेक्टर b के साथ, दैट इज 3i प्लस 4j। तो यहां पे जब आप फाइनली अपना आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -18/25 आई कैप -24 जे कैप अपॉन 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, मतलब a क्रॉस b, इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या निकाल लेते हैं, यहां पर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले एक बीच में टॉपिक पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब चीजें वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, a डॉट बी क्रॉस सी, एबीसी तीनों वेक्टर्स हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर हो जाता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और सिंपली फिर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, और ये डिटर्मिनेंट आप लोग को सॉल्व करना ही आता है, किसी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे। अब यहां से जो मेन बात आती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है, अगर किसी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो वो हो जाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ऑलराइट, ये हो जाते हैं हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलराइट, तो वेक्टर्स की लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद एक और नोट पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वो हो जाती है हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहां पर अगर हमें निकाली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये हो जाता है 1/6 टाइम्स दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, एबीसी, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/6 एबीसी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो था हमारा बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन अबाउट द वेक्टर ऑपरेशन, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक तरीके से और एक्सप्रेस किया जा सकता है, एनी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं m इंटू 10 टू द पावर n।
इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू, m हो जाएगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो 10 की पावर n है, ठीक है, ये इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, देखिए ये जो m है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बट इट शुड बी लेस देन 10, 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहां पर देखें, और n जो है हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव इंटीजर दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, और m की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। अब जैसे डिटरमाइन करना है हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए एक रूल है, रूल ये है कि अगर m की वैल्यू 3.2 से छोटी है, ठीक है, तो यहां हम लोग 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर m की वैल्यू 3.2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो हम लोग यहां पर 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मतलब है हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। तो एक एग्जांपल करते हैं, वहां पर हम लोग को बेटर समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हो गया, मान लीजिए इस रूम का जो डायमेंशन है, इस रूम का डायमेंशन है 3.2 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 3.7 मीटर। अब मैं कहूं आप इस रूम की वॉल्यूम निकाल के बताइए, तो इस रूम की जो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज विल ये हो जाएगी आपकी 53.28 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 53.28 इंटू 10 टू द पावर 0 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आपका m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमारी m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और 10 से छोटी। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को ले आएंगे यहां पर, तो लिख सकते हैं 5.328 इंटू 10 टू द पावर। अब जब हमने यहां डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 की पावर 0 तो ऑलरेडी है हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको फाइनली लिख लीजिए 5.328 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका 5.3 जो है वो 3.2 से बड़ा है कंपैरिजन करने में, तो अगर 3.2 से बड़ा है तो हम लोग 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5.328 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर क्यूब। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसे यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, आई होप ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.0002 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए और हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। तो डेसिमल को हमें कहां लाना पड़ेगा, डेसिमल को हमें यहां लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेसेस खुदाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 से और डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से। तो जब 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2, और 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो इस फॉर्म में आ गया मेरा m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, m तो मेरा 3.2 से छोटा है, तो 3.2 से छोटा है तो मैं 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा सिंपली आ गया 10 की पावर -4, ये -4 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में एनालिसिस हम लोग करते हैं। वो है हमारी लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लेंथ को डिफाइन करते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किसी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसको कह देते हैं हम लोग लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो लेंथ एक्चुअली आपकी एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर, ठीक है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। अब क्वेश्चन कहां से आ सकता है, क्वेश्चन देखिए 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है। तो 1 मीटर को ऐसे डिफाइन किया गया है, एक प्लेस है सेवरस में, पेरिस के वहां पर एक है
पेरिस की जगह मतलब के पास एक जगह है सेवरस, वहां पर हम लोगों ने एक अलॉय रॉड रखी हुई है। उस अलॉय रॉड में प्लैटिनम है और इरिडियम है, ठीक है, प्लैटिनम और इरिडियम है। प्लैटिनम इसमें 90% है, इरिडियम इसमें 10% है। और ये जिस कमरे में रखी हुई है उस कमरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया गया है। और इस रॉड पर 2 पैरेलल मार्क्स हैं। उन 2 पैरेलल मार्क्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो हो गया हमारा 1 मीटर। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल मार्क्स ऑन अ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय केप्ट इन अ रूम वेयर टेम्परेचर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री हमने क्यों मेंटेन करके रखा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उससे हमारी, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो हमारी रॉड की लेंथ में कुछ घटाव या बढ़ाव आ सकता है, जिसके कारण हमारा 1 मीटर जो है वो हो सकता है वो ना रहे। तो इसी चीज के लिए हमने टेम्परेचर जो है रूम का वो कांस्टेंट कर दिया। तो यहां से डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल मार्क्स, यहां की पॉइंट्स क्या है, प्लैटिनम हो गया, इरिडियम हो गया, और कहां रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सेवरस नियर पेरिस में रखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है जीके का भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। और कुछ यूनिट्स, अदर यूनिट्स की बात करें तो मीटर के अलावा छोटी यूनिट्स तो आप सबको पता ही होंगी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, लेकिन कुछ और अलग यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है हमारी 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। फिर होती है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है हमारी वो डिस्टेंस की यूनिट है, प्रकाश वर्ष। और लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये वो डिस्टेंस है जो आपकी लाइट एक साल में वैक्यूम में ट्रैवल करेगी। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इसको हम लोग बोल देते हैं 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो यहां नोट पॉइंट ये है कि लाइट ईयर आपकी यूनिट है लेंथ की, ना कि टाइम की। तो फाइंड द ऑड वन आउट में ये चीज पूछा जा सकता है कि आपका जो लाइट ईयर है ये किस चीज का यूनिट है। तो हमारा जो लाइट ईयर है ये हमारी यूनिट है किस चीज की, डिस्टेंस की, ना कि टाइम की। तो यहां पर आप लोग एक स्टार लगा लीजिए, ये नोट पॉइंट है। इसके अलावा एक यूनिट होती है पारसेक। तो पारसेक कितना होता है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। उसके बाद आती है एक बहुत छोटी यूनिट है फर्मी, ये होती है 10 की पावर -15 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम आप लोगों को पता है 10 की पावर -10 मीटर होती है। नैनोमीटर कितना होता है, 1 nm होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये सब छोटी यूनिट्स हो गई, ये हमारी बहुत बड़ी यूनिट्स हो गई। और एंगस्ट्रॉम यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, मोस्टली जो लाइट ईयर है ये हमारी वो यूनिट है जो हमारी प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में काम आती है। ठीक है, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको लाइट ईयर पे। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ हो गया हमारा। अब चलते हैं मास की तरफ। तो मास की, जैसा कि आपको पता है एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, केजी। तो मास की एसआई यूनिट हमारी है केजी, दैट इज किलोग्राम। और इसको कैसे डिफाइन किया गया, वही जो हमारी प्लैटिनम इरिडियम अलॉय की जो रॉड रखी हुई है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, उसका जो मास है दैट इज कॉल्ड एज 1 केजी। उसको डिफाइन कर दिया हम लोगों ने 1 केजी। ठीक है, तो जो हमारी प्लैटिनम इरिडियम की रॉड है एक्चुअली वो एक सिलेंड्रिकल शेप की है। तो सिलेंड्रिकल शेप की उस रॉड का जो मास है दैट इज 1 केजी। ठीक है, अब कुछ यूनिट्स यहां पर बात करते हैं, जैसे 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है वो हमारा होता है 100 किलोग्राम के बराबर, 100 केजी का होता है। और एक और यूनिट है 1 मेट्रिक टन। मेट्रिक टन ये होता है हमारा 1000 केजी का। ठीक है, तो 1 मेट्रिक टन हमारा है 1000 केजी। अब कुछ नॉन मेट्रिक यूनिट्स की बात करें, मतलब नॉन कन्वेंशनल यूनिट्स ऑफ मास, इन्हें कहते हैं नॉन मेट्रिक यूनिट्स। तो यहां पर सबसे पहले आता है एटॉमिक मास यूनिट, या एयू इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट एयू और एएमयू, इसको कैसे डिफाइन किया गया, 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम, मतलब वो एलिमेंट्स जो कि आपके एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो जाता है लेकिन मास नंबर डिफर कर जाए तो वो हो जाते हैं हमारे आइसोटोप। जैसे हम लोगों ने कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, फिर हमारे क्लोरीन का आइसोटोप होता है, हमने पढ़ा होगा 35.5 होता है एक का, और एक का डिफर हो जाता है।
फिर हाइड्रोजन के होते हैं। तो ये सब हमारे आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार केमिस्ट्री में भी वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो है एक्चुअली मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो यहां देखें एक नोट पॉइंट है, मास ऑफ Na। Na का मतलब है एवोगैड्रो का नंबर, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये कितना हो जाएगा, ये नथिंग बट इट इज 12 kg। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। और एवोगैड्रो नंबर आप सबको पता है 6.02 इंटू 10 to the power 23। दिस इज 6.02 इंटू 10 to the power 23 हो जाता है यहां से, ठीक है। तो ये हमारा मास के बारे में हो गया। और ये जो 1 AMU है ये केजी में कितना होगा, तो 1 AMU जो हमारा केजी में है, ये लोग आप याद रखिएगा 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ये होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट केजी में, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। या मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन भी इतना ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो केजी हो गया। तो लेंथ और मास हम लोग यहां पर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने टाइम के बारे में, ठीक है। तो टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे, दो सक्सेसिव इवेंट्स के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम। तो टाइम इज डिफाइंड एज द सक्सेसिव गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव इवेंट्स, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड का एस होता है स्मॉल, SEC नहीं होता, चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट SEC। तो 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया, 1 सेकंड को डिफाइन किया गया 86400 ऑफ अ मीन सोलर डे, ठीक है। यहां पर हमने इसे डिफाइन किया गया 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे। अब मीन सोलर डे का मतलब क्या होता है, देखिए कई कुछ दिन लंबे होते हैं, कुछ दिन छोटे होते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया, सबका मीन ले लिया। और एक दिन में आप लोगों को पता है कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब आप टोटल करोगे तो 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24, यह आ जाएगा 86400 सेकेंड्स। तो एक दिन में इतना सेकेंड्स होता है। तो एक सेकेंड मतलब 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे, ठीक है। तो यहां पर 1 सेकेंड को इस तरीके से डिफाइन किया गया। फिर कुछ यहां पर एक नोट पॉइंट्स ये है कि इंग्लिश कैलेंडर जो हमारा जॉर्जियन है, वहां पर इंग्लिश कैलेंडर अगर हम लोग देखें जॉर्जियन, तो ये बेस्ड है हमारा रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये हमारा रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। दूसरी चीज यहां बात करें हिंदू कैलेंडर, अगर बात करें हिंदू कैलेंडर जो हमारा विक्रम है, विक्रम हमारा किस चीज पे बेस्ड है, और जो हमारा मुस्लिम कैलेंडर हिजरी है, ठीक है। यहां से ये चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदू कैलेंडर विक्रम, मुस्लिम कैलेंडर हिजरी, ये दोनों किस चीज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है बेस्ड ऑन रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है। तो ये जॉर्जियन जो है हमारा अर्थ अराउंड सन पे बेस्ड है, और हमारा विक्रम और हिजरी जो हमारे हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर्स हैं, ये बेस्ड है हमारा मून का रेवोल्यूशन विच इज अराउंड दी अर्थ। ऑलराइट, तो यहां पर एक बहुत सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी टाइम के बारे में। अब देखते हैं टाइम की कुछ और यूनिट्स के बारे में कि टाइम की क्या क्या यूनिट्स हैं जो हम लोग और यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो टाइम की जो और यूनिट्स हैं, हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जैसे डेकेड देखते हैं, तो डेकेड क्या होता है, 10 साल के बराबर होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक सेंचुरी, सेंचुरी सबको पता है बहुत सिंपल है, 100 साल के बराबर होता है। फिर देखते हैं मिलेनियम, एक मिलेनियम में आपका 1000 ईयर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर एक इसकी और यूनिट होती है लूनर मंथ, क्या होती है हमारी लूनर मंथ। तो लूनर मंथ एक्चुअली क्या है, लूनर मंथ क्या है, टाइम इन विच आपका जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा, ठीक है। तो लूनर मंथ क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाता है, लगभग 4 वीक्स के बराबर होता है। दिस इज नियरली इक्वल्स टू 4 वीक्स, ठीक है। तो यहां से तो हमारा ये बेसिक्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं एरर एंड इट्स टाइप। देखिए मेजरमेंट की अगर बात करें
तो लेंथ जो हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, रूलर से मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो अगर आप लोग को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये लेक्चर जब अपलोड होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर उसमें वाकई कोई दिक्कत होती है तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में। फिर टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं। पेंडुलम में हमारा जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेयरएज इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, जिस पॉइंट से पेंडुलम को लटकाया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर पेंडुलम के बॉब का जो सेंटर है, दिस विल बी कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ। इसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करेगा और हमारे जी पर डिपेंड करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर हो गया, पेंडुलम हो गया, तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स भी अलग से इसी में हम लोग पढ़ा देंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एरर। एरर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेबस में हमारे एरर है, एरर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। एरर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो एरर की अगर बात करें तो एरर मेनली क्या है, एरर आपका डिविएशन है। किस चीज का डिविएशन है, मान लीजिए आपकी जो ट्रू वैल्यू है या करेक्ट वैल्यू, उससे आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू कितना दूर चली गई या कितना डिविएशन हो गया, उसी को हम लोग कह देते हैं एरर, ठीक है। तो एरर को अगर इंग्लिश में बोले तो इट इज डिफाइंड एज द डिविएशन फ्रॉम द करेक्ट रिजल्ट और ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर एरर का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि एरर कैसे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहला एक आता है मशीन एरर। मशीन एरर आपका मेनली होगा आपकी मशीन की दिक्कत की वजह से, कि आपकी मशीन में कोई फॉल्ट है, मशीन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मशीन का फॉल्टी बिहेवियर है, उसकी वजह से मशीन एरर होता है। दूसरा होता है पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर मतलब जो ह्यूमन ऑपरेटर है उसके देखने या उसके मेजरमेंट लेने के तरीके में गलती आ रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पर्सनल एरर। इसके बाद तीसरा एरर आता है हमारा एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब है आपके एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हो गए, लाइक टेम्परेचर घट बढ़ गया, ह्यूमिडिटी घट बढ़ गई, प्रेशर घट बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, या उसकी वजह से जो एरर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल एरर। तो ठीक है, यहाँ पर 3 मेन टाइप्स के एरर हैं। फिर 2 एरर और हैं, एक होता है आपका रैंडम एरर, एक होता है हमारा रैंडम एरर। तो देखिए जितनी जरूरत इंफॉर्मेशन है सिर्फ उतनी हम लोगों ने लेक्चर में रखी है, कोई बहुत ज्यादा फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है, और मैं खुद भी नहीं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, रैंडम एरर एक अननोन प्रिडिक्टेबल मतलब अननोन अनप्रिडिक्टेबल चेंज की वजह से होता है। आपको पता नहीं है वो क्या चीज है, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी चीज की वजह से अगर कोई एरर आता है तो वो रैंडम मतलब होता है एकदम अचानक से, या किसी भी चीज का कंफर्मेटरी, वहां पर कोई कंफर्मेशन ना होना। तो यहां पर हो गया आपका रैंडम एरर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर यूजुअली कम फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर आएंगे वो आपके हो जाएंगे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वही खराब हो गया हो, तो इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से भी हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंट के गलत इस्तेमाल से भी जो एरर आता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो यहां पर ये हो गया हमारा एरर का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है हम लोग एरर का परसेंटेज, कभी कभी हम लोग को दिया होता है एरर परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो एरर का अगर हमें परसेंटेज निकालना तो हो जाता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, ये हो जाएगा हमारा एरर परसेंटेज, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग एरर परसेंटेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो हमारे आरआरबी से पूछेगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अगर एग्जांपल्स आ रहे हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है वो है एक्यूरेसी, ACCURACY। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो आपके ट्रू रिजल्ट के कितना पास है, उसको हम लोग बोलते थे बहुत एक्यूरेट रिजल्ट। अब मान लीजिए बुल्स आई, एक गेम होता है, आपने देखा होगा डार्ट गेम, जिसपे डार्ट ऐसे मारी जाती है, ठीक है। ये हमारा बुल्स आई हो गया। अब मान लीजिए किसी को 5 मौके दिए गए बुल्स आई मारने के, तो उसने क्या किया, 5 यहां आ गए, ठीक है, एक बार यहां आ गए, फिर
एक बार 5 आपके यहां आ गए और एक बार 5 यहां पे आ गए। तो ये पहली सिचुएशन हो गई, ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई, ये हमारी तीसरी सिचुएशन हो गई। तो एक्यूरेसी मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास होगी। अब एक यहां पर वर्ड आता है प्रिसिशन। प्रिसिशन, तो प्रिसिशन का मतलब होता है आपकी जो आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यूज है, अगर वो आपस में बहुत क्लोज होती हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं बहुत प्रिसाइज वैल्यू आई है, बहुत प्रिसाइज रिजल्ट आया है। तो प्रिसिशन क्या होगा? व्हेन द ऑब्टेन्ड वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और एक्यूरेसी का मतलब होता है जब आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के बहुत पास आ जाती है तो उसे कहते हैं बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, तो अगर सिचुएशन 1 को देखें, सिचुएशन 1 आपका प्रिसाइज है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो है आपकी बहुत आसपास है, लेकिन ये वैल्यूज आपके ट्रू रिजल्ट से बहुत दूर हो गई। तो ये हो गया हमारा प्रिसाइज या प्रिसिजन। 2 की बात करें तो ये हमारा एक्यूरेट है प्लस प्रिसाइज भी है। क्यों एक्यूरेट? क्यों है? क्योंकि हमारे ट्रू वैल्यू के बहुत पास है और आपस में भी ये वैल्यूज काफी पास है, तो ये हो गया हमारा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। लेकिन थर्ड सिचुएशन की बात करें तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि देखिए काफी दूर है ये वैल्यूज, लेकिन ट्रू वैल्यू के थोड़ा पास है, तो यहां से हो गया हमारा ये एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये डिफरेंस है हमारा एक्यूरेसी और प्रिसिशन में। ठीक है, उसके बाद एक और एरर होता है बैकलैश एरर। तो जो बैकलैश एरर है वो मेनली होता है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में समय के साथ कुछ जैसे वियरिंग और टीयरिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारा एरर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द बैकलैश एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप लोग को डायरेक्ट इवैल्यूएट ही करना सिखा देता हूं और उसमें थ्योरी भी बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा 0.00418 मीटर है, इसमें बताना है हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो अगर डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होती है तो हमारा पूरा का पूरा ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन डेसिमल के पहले अगर आपका 0 है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 3 डिजिट सिग्निफिकेंट होने वाली है, वो है 418। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई हमारी 3। तो ये जितने जीरोस हैं सब हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 1.0048। अब देखिए आपके डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो अगर डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट आ गया तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई 5। नेक्स्ट देखिए 300.00। अगर इस तरीके से लिखा है क्योंकि डेसिमल के पहले आपका क्या है? एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सारे के सारे जीरोस जितने होंगे और ये डिजिट सबके सब हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट। तो यहां से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर मान लीजिए है लिखा हुआ 300। तो 300 क्या होगा हमारा? 300 में हमारा आंसर होने वाला है यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने वाले? सिर्फ और सिर्फ एक, तो जो है हमारा 3। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है हमारे 1, जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा 3। जैसे 3500 की बात करें, 3500 में हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हो जाएंगे, ये 0 हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब देखते हैं जैसे 6.026 इंटू 10⁻⁻23, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो पहली बात तो 10 की पावर कुछ भी लिखा होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? 6026। ये चारों आपके सिग्निफिकेंट हो गए। तो इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका लिखा होता 0, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट हो जाते? सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाते। तो ये है आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत डेप्थ में वैसे भी हम लोग को पढ़ना नहीं, सिर्फ स्टिक टू द सिलेबस ही रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हमारी जिस पावर पर रेज की जाती हैं, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, उसको हम लोग बोल देते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो नॉर्मली जो डायमेंशन है हमारा, लेंथ का जो डायमेंशन है वो होता है कैपिटल L, मास का जो डायमेंशन है वो होता है कैपिटल M, और टाइम का जो डायमेंशन है वो होता है हमारा कैपिटल T। और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को यहाँ पर पता ही होगी। ठीक है, अब लेंथ का डायमेंशन है L, तो इसका सीधा सा मतलब है लेंथ का भी यही होगा,
विड्थ का भी यही होगा, हाइट का भी यही होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें हैं, उसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा एल। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 200 या लिखा है 1 डिग्री, ठीक है, या फिर लिखा है -10.003, इन सबके डायमेंशन क्या है इनके, क्योंकि यहां पर आपकी यूनिट नहीं लिखी हुई है तो आपको नहीं पता है क्या चीज है, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगी, इनको हम बोल देते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, M0 L0 T0, ठीक है, मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं तो M0 L0 T0 से हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशन यहां पर देखते हैं और किस तरीके से उसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी क्वांटिटी हो गई डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो गई हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन है m, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब एरिया इंटू लेंथ भी कह सकते हैं, एरिया इंटू हाइट कह सकते हैं, तो कह सकते हैं एल का क्यूब, ठीक है। तो यहां से जब आप लिखेंगे तो ये जाएगा ml-3। उसी तरीके यहां से वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से इसका डायमेंशन हो जाएगा ml-t-1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि m 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मास का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। लेंथ हो गया 1, इसको 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, इट्स द सेम थिंग, और t-1, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ, और टाइम नीचे है तो t-1 हो गया। फिर आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, वेलोसिटी का क्या होता है, देखिए हम निकाल चुके हैं LT-1, और टाइम कितना होता है t, तो यहां से कितना हो जाएगा LT-2। अब क्या होता है, जैसे g की जो वैल्यू होती है, g होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू ऑफ g है 9.81, ये नियर द अर्थ सरफेस है। लेकिन अगर हम अर्थ को देखें तो ये होता है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। तो ये हो सकता है ये भी चीज पूछ ली जाए, g की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इज मिनिमम एट द पोल्स, ये पोल्स पर मिनिमम होती है और मैक्सिमम एट द इक्वेटर होती है, ठीक है। दिस इज मिनिमम एट द पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सेंटर होगा वहां पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वहां पर 0 हो जाएगी। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति मॉस्को से इंडिया आता है तो उसका वेट लूज हो जाता है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन बताइए। तो क्योंकि आपका पता है आपको W इज इक्वल्स टू mg, m क्या हो गया यहाँ पे, मास हो गया, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा, g चेंज हो सकता है क्योंकि मॉस्को आपका नियर द नॉर्थ पोल है और इंडिया आपका मतलब वेरी मच क्लोज टू द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के थोड़ा आसपास हो गया। तो जब वो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा तो आपको पता है g की वैल्यू नॉर्थ पोल या किसी भी पोल पर मैक्सिमम होती है और g पर मिनिमम हो जाती है। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो g की वैल्यू घटेगी तो उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये भी लॉजिकल ऐसा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बाद हम लोग देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशन हम लोग को देखना है। तो एक्सेलरेशन के बाद कुछ क्वांटिटी है लाइक मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास होता है m, वेलोसिटी होती है LT-1, तो ये हो गया mLT-1। फिर होता है हमारा फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया m, एक्सेलरेशन अभी निकाला है mLT-2, तो mLT-2 हो गया, ठीक है। और वर्क डन अगर बात करें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना होता है mLT-2 अभी निकाला, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी L, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mL2T-2। तो मतलब वर्क की आपको यूनिट पता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल का डायमेंशन क्या हो गया, mL2T-2। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जूल या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या है, जूल का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, तो वो हो जाता है हमारा mL2T-2। फिर देखते हैं प्रेशर, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कितना आ गया, mlt माइनस 2 अपॉन एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, तो हो जाएगा ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। तो प्रेशर होता है आपका पास्कल, ठीक है। तो पास्कल का क्या हो गया डायमेंशन, ml माइनस 1 t माइनस 2। अब कुछ और क्वांटिटीज हैं, देखते हैं उनका भी डायमेंशन। कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आ भी सकता है यहां से, ठीक है। एक होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे थीटा कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए आर्क भी एक तरीके की लेंथ है और रेडियस भी एक तरीके का लेंथ है, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटीज हो गई, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ओमेगा आपकी क्या होती है, थीटा अपॉन टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, तो ये आपका हो जाएगा t टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t टू द पावर माइनस 1 दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब जैसे हमारा हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वहां से हमारा जो g आता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पता है जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मतलब दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख देता हूं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम लोग यहां पर कह देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये होता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो यहां से अगर आप g का डायमेंशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2, आप निकाल के देखिएगा यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब यहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है हमारा R। देखिए दो इक्वेशंस होती हैं, एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू mRT, एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nR बार T। ये R जो है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये जो R बार है ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस है आपस में, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की बात करें, मतलब R का अगर हमें डायमेंशन निकालना है, तो यहां से अगर आप R का डायमेंशन निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा ml2 t माइनस 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो लेते हैं केल्विन और मोल ले लेते हैं हम लोग, यहां पर n मान के किया गया है, चलिए n मान लेते हैं, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू nRT या PV इज इक्वल्स टू nR बार T, दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को देखेगा, जब भी हम लोग R लेते हैं तो उसके साथ m लगता है, मास लेते हैं, और R बार के साथ नंबर ऑफ मोल्स लगते हैं। तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, तो यहां पर आप मोल हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चीजें मैं थर्मोडायनेमिक्स में पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, R और R बार के बारे में वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट तो आप लोगों को पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से आपका जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगा ml2 t माइनस 1, ठीक है। यहां से हो जाएगा ml2 t माइनस 1। इसके बाद आपका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज हीट के बारे में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है आपकी Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, फॉर्मूला होता है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, m क्या है मास, C क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, और डेल्टा T क्या है टेम्परेचर में चेंज जितना आ रहा है। तो यहां से C क्या हो जाएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। अब Q आपकी एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की कार्य करने की क्षमता को या कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो इसका आपको पता है
कि जो Q का होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज न्यूटन मीटर, जूल्स हो जाएगा, ठीक है। जूल्स ऊपर हो गया और नीचे हो गया m इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी का हो जाएगा केल्विन, m हो जाएगा आपका मास, ठीक है। तो यहां से जो फाइनल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकल के आएगा m0 L2 T-2 केल्विन इनवर्स, ये हो गए आपके डायमेंशंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। ऑलराइट, और लास्ट जो यहां पर हम लोग को देखना है, लास्ट जो है क्वांटिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये वाला जो फॉर्मूला होता है आप लोग को याद है, स्टोक जो हम लोग का होता है 6 पाई ईटा आर वी वाला फॉर्मूला, उसमें से अगर आप देखें यहां पर ईटा जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या हम लोग का न्यूटन्स लॉ टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये जो होता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर हमें निकालना हो तो हो जाता है m l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। यहां पर जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है, एक होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो होता है हमारा ये अपॉन रो, ठीक है। तो यहां से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है, और हम लोगों ने इसे ऑलमोस्ट अपना 1 आवर में कंप्लीट किया है। जितना सिलेबस आरआरबी जेईई 2019 में स्पेसिफाई किया इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए वो पूरा हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर से एक बार लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ भी शेयर करिए हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।